वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। फिलिप्स कर्व AW फिलिप्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस करी थी 1958 में। तो AW फिलिप्स ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पेपर में उन्होंने बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स और स्टेबल रिलेशनशिप है, स्टेबल एंड इनवर्स। अब पहले तो हम बात करेंगे कि इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। पहले स्टेबल में आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, कि मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और ये उन्होंने जब यूके का डाटा निकाला था, उन्होंने ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का डाटा देखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन गिरता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब ये इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है। तो होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने मान लो एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, उन्होंने खर्चा ज्यादा कर दिया, तो उस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब करती है तो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि और उस वजह से लोग डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी लोगों की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई पे प्रेशर पड़ता है तो प्राइसेस बढ़ती है। तो दिस विल लीड टू अ राइज इन द प्राइसेस। तो प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से सप्लायर्स को समझ में आएगा कि यार प्राइसेस ज्यादा है तो हम इस पे ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और लॉ ऑफ सप्लाई भी अप्लाई होता है कि हायर प्राइस पे हायर सप्लाई होती है। तो फिर यहाँ पे वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। ज्यादा सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो आउटपुट बिना लेबर को हायर करे तो हो नहीं सकता। तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज हुई कि जैसे ही डिमांड बढ़ी उसकी वजह से प्राइस बढ़ी। तो प्राइस बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने और लोगों को एम्प्लॉय करा और उस वजह से लोअर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, जब प्राइसेस बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी रिलेशनशिप है। तो यही फिलिप्स ने भी नोटिस किया और उन्होंने अपने इसमें ये बताया कि एक फिलिप्स कर्व होती है जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी हुई है। तो इस कर्व में आप लोग देखेंगे कि इस कर्व में ये पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 5% अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है 2%। ठीक है, अब ये है सिचुएशन। अब यहाँ पे जैसे हमने मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया, यही जैसे हमने ये सिनेरियो देखा, इसमें बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा, 4% इन्फ्लेशन हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा 3%, रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स कर्व है और इनवर्स रिलेशनशिप है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब ये रिलेशनशिप इनवर्स भी और स्टेबल भी। स्टेबल मतलब ये रिलेशनशिप लॉन्ग रन में भी ऐसी ही रहेगी, लॉन्ग रन शॉर्ट रन डजंट मैटर, दिस रिलेशनशिप विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। जो कि फिलिप्स ने बोला था, फिलिप्स कर्व के हिसाब से ये होल्ड ट्रू करेगा। और जब उन्होंने 1958 में इसको निकाला तो 1960s में आराम से ये होल्ड ट्रू करा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिलिप्स कर्व एकदम, गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती थी, वो भी देखती थी, क्योंकि इसमें आपको ट्रेड ऑफ देखना है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। जो पॉलिसी मेकर्स है, या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। मैं फिर से रिपीट करता हूं, या तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चीजें इकोनॉमिकली, इन्फ्लेशन भी एक रेट से ज्यादा होगा, गलत है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो हम चाहते ही कम हो। तो उनको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, या तो वो इन्फ्लेशन बढ़ा ले और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा और लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी। अब उनको इसमें ही देखना है कि हमें क्या करना है, पॉलिसी मेकर्स को ही डिसाइड करना है। तो फिर 1970 जब आया तब फिलिप्स कर्व फेल हो गया, क्योंकि वहां पे जब ऐसा फिनोमेना हुआ स्टैगफ्लेशन, जो कि फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया।
स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन मतलब होता है कि इकोनॉमी में आपकी इन्फ्लेशन तो है, प्राइसेस तो बढ़ी हुई है, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, स्टैग्नेंसी भी है। स्टैग्नेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी प्राइसेस हाई है, फिर भी इन्फ्लेशन है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे रीजन है। स्टैगफ्लेशन होता है यूजुअली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से। इसका रीजन कॉज होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये भी एग्जांपल से हम समझेंगे। तो जब ओपेक कार्टेल था, अभी भी है। ओपेक कार्टेल क्या करता है, ऑयल की और इन सब की प्राइसेस वो डिटरमाइन करते हैं, जो वो कंट्रीज हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1970s में जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस बढ़ा दी उन लोगों ने। तो उस वजह से जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी काम आ रहे हैं, सब चीजों में काम आ रहे हैं, तो उससे पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएस की इकोनॉमी में स्पेशली। तो उस वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली ये जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। एक इसका दूसरा काउंटर पार्ट होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि हमने यहां पे देखा। डिमांड पुल, डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस बढ़ी, तो ये डिमांड की वजह से हो रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन यहां पे हो रहा है कॉस्ट की वजह से। तो जब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, जब स्टैगफ्लेशन हुआ, तब फिलिप्स कर्व हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट 5% ही मान लो, लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ गया। तो इस सिचुएशन को फिलिप्स कर्व नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, और इस जगह पे कई लोगों ने माना ये फेल हो गई। तो फिर इसका सोल्यूशन काफी लोगों ने निकाला, वैसे तो मॉनिटरिस्ट ने भी निकाला, न्यू क्लासिकल्स ने भी निकाला, लेकिन हम मॉनिटरिस्ट का सोल्यूशन देखते हैं कि उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया इसका। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि फिलिप्स कर्व कैसे काम करती है, और जो एडब्ल्यू फिलिप्स ने जो फिलिप्स कर्व दी थी वो स्टैगफ्लेशन की वजह से फेल हो गई। तो जब वो फिलिप्स कर्व फेल हुई, तो उसके बाद मॉनिटरिस्ट ने अपना सोल्यूशन दिया उस फिलिप्स कर्व का, और उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व स्टेबल रहेगी और लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन्फ्लेशन अगर मान लो 6% से 10% भी हो गया, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट अगर 5% है तो 5% ही रहेगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में उनमें ट्रेड ऑफ हो सकता है। तो मॉनिटरिस्ट ने बेसिकली शॉर्ट रन के लिए वो फिलिप्स कर्व को माना, लेकिन उन्होंने कहा लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट नहीं, जैसी एडब्ल्यू फिलिप्स ने बनाई थी वैसी एग्जिस्ट नहीं करती। लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, एकदम स्टेबल है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे हुआ। अब इस डायग्राम को देख सकते हैं आप। तो अभी इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा पहले कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में मतलब लोगों को जॉब्स है उनके लिए, लेकिन वो जॉब्स अभी उनको टाइम लगेगा उन जॉब्स तक पहुंचने में। मतलब जितने लोग अनएम्प्लॉयड है उतनी जॉब्स भी एग्जिस्ट करती है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मतलब इसमें दो आते हैं, एक होता है फ्रिक्शनल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा NRU, जो कि हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? होता क्या है कि इकोनॉमी में हमेशा ऐसा होता रहता है, आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि लोग जॉब चेंज करते हैं। तो जॉब चेंज वो करते हैं तो बीच में कुछ गैप पीरियड होता है जिसके लिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई फर्स्ट टाइम बंदा जॉब ढूंढने जाता है तो भी वो थोड़े गैप के लिए अनएम्प्लॉयड होता है। ऐसा नहीं है उसके लिए जॉब एग्जिस्ट नहीं करती, ही विल इवेंचुअली फाइंड द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उसको जो टाइम लग रहा है, टाइम गैप है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि कुछ इकोनॉमी में चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो होता क्या है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है, डेवलप करती है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कई बार अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जैसे मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आ रहा वर्कर्स को, तो अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद जब वो स्किल सेट अपना बढ़ाएंगे, तब उस टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखेंगे, तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जॉब एग्जिस्ट करती है उनके लिए, लेकिन उनको
अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी टेक्निकल नो हाउ बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके वो इसका फायदा उठा सकेंगे इस चीज का। तो ये दोनों मिलके एनआरयू बनता है, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि नेचुरली हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, ये इसको इकोनॉमिस्ट ने मान लिया है। क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, लोग जॉब चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चरल भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जॉब उनके लिए भी है, लेकिन वो लोगों को भी अपने स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नो हाउ बढ़ानी पड़ेगी, अपनी टेक्निकल नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, जब जाके उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को मिला के जो बनती है, जो नाम से पता चल रहा है, जो नेचुरली इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है, ये मॉडल बेस्ड है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस पे। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। अब क्या होता है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस? होता क्या है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मतलब सीधा सीधा ये है कि लोग जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनके, उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन होगा, वो पास्ट में क्या इन्फ्लेशन था, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये होना चाहिए। जैसे मान लो 2020 में एग्जांपल लेते हैं, 2020 में इन्फ्लेशन था 6%, तो 2021 में लोग सोचेंगे 6% ही होगा यार, लास्ट ईयर जो था, ठीक है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, कि लोग अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस नाम है, तो लोग अडेप्ट भी करते हैं। तो होता क्या है, 2021 में उनको पता चलता है कि 8% इन्फ्लेशन है, जैसे उनको पता चलता है 8% है, तो 2022 में 2021 में तो एडजस्ट कर ही लेंगे कि 8% इन्फ्लेशन है, 2022 में भी वो 8% एक्सपेक्ट करेंगे। अब वो 8% एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उनको पता चलेगा 2022 में 10% है, तो वो 2023 में 10% एक्सपेक्ट करेंगे। तो मतलब बेसिकली जो पास्ट में हुआ उस हिसाब से हम आज इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करेंगे, या फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। ये है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों की, हम इस मॉडल में मान रहे हैं उनकी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम मॉडल। यहाँ पे मैंने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, पहले आप इस कर्व को देखें बस, ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, ठीक है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1, और इधर हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन ले रखा, इधर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा हमने पहले बनाया था वैसा ही डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट रन में गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, लोगों का सुधार करते हैं, लोग उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा सोच के करा, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है कर देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कर। अब उन्होंने अपना फिस्कल स्टिमुलस डाला, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ी, उसकी वजह से सप्लायर ने अपनी सप्लाई को भी बढ़ाया, उसके लिए लोगों को एम्प्लॉय करा। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो वही प्रोसेस हुआ। तो उस वजह से क्या होगा, अब हम यहाँ पे कहीं पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3% अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 3% अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए हम 5%, और यहाँ पे इन्फ्लेशन, पहले इस पॉइंट पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे कितना, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन था, मान लेते हैं हम 4%, यहाँ पे हो गया 6%, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, और अब हम अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम आ गए। अब इस सिचुएशन में आने के बाद क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल गया, 2% लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो अब उन लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया उनको, लेकिन वो लोग जब जाएंगे दुकान पे कुछ चीज खरीदने, तो उनको रियलाइज होगा कि यार प्राइसेस तो ज्यादा हो गई, 4% थी अब 6% हो गई। तो जब उनको रियलाइज होगा तो वो अडेप्ट करेंगे। पहले तो 4% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो अडेप्ट करेंगे। अब नाउ दे एक्सपेक्ट 6% इन्फ्लेशन, और जैसे ही वो अडेप्ट करेंगे, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, तो जैसे ही वो अडेप्ट करेंगे वैसे ही वो बोलेंगे अपने, जो भी उनके नौकरी दी है जिनने, अपने बॉस से बोलेंगे, कि प्रोड्यूसर से बोलेंगे कि भैया हमारी तो वेजेस बढ़ाओ आप, क्योंकि उनकी वेजेस उतनी ही है, उनकी वेजेस अभी नहीं इंक्रीज हुई। अब इस चक्कर में क्या होगा कि वेजेस उनकी इंक्रीज नहीं हुई, तो इस वजह से प्रोड्यूसर को बढ़ानी पड़ेगी वेजेस, क्योंकि ट्रेड यूनियन बना लेंगे, वो हड़ताल कर देंगे, वो काम नहीं करेंगे। अब जब जैसे ही प्रोड्यूसर वेज बढ़ाएगा अपनी, इन्फ्लेशन को मतलब उनकी रियल वेज को स्टेबल रखने के लिए उनकी नॉमिनल वेज बढ़ाएगा वो, तो जैसे उनकी नॉमिनल वेज बढ़ाएगा, जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, वैसे ही प्रोड्यूसर को रियलाइज होगा कि यार मैंने तो प्रॉफिट कमाने के लिए करा है बिजनेस, अब मेरा जो प्रॉफिट था, जो मेरा इंसेंटिव था, जो ज्यादा प्राइसेस बढ़ी थी जिस वजह से मैंने ये सप्लाई को बढ़ाया था,
वो तो अब यार उसका फायदा मुझे हो नहीं रहा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई बेसिकली उसकी, क्योंकि वेजेस उसको ज्यादा देनी पड़ रही है अब। तो इस वजह से वो क्या करेगा, कुछ लोगों को निकालना चालू करेगा, यार इतनी हाई वेजेस पे मैं इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकता, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो निकालेगा। तो वापस से क्या होगा, इकोनॉमी वापस से घूम के इधर आ जाएगी 5% पे वापस से। मतलब लौट के बुद्धू घर को आ गए, यहां से हम निकले ए पॉइंट से, गए हम बी पॉइंट पे शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में हम वापस घर पे आ गए 5% पे। तो लॉन्ग रन में क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बस 4 से 6% इन्फ्लेशन पे आ गए हम, क्योंकि लोगों ने अडेप्ट कर लिया, उनकी अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से। लोग समझ गए यार कि हमारी तो यार वेज तो बढ़ी नहीं है। प्रोड्यूसर भी समझदार है, प्रोड्यूसर को भी समझ में आता है, उसने कहा यार वेजेस तो मैंने बढ़ा दी, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो मैं पहले जितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा था उतने ही लोगों को एम्प्लॉय कर सकता हूँ इस वेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ फायदा नहीं हुआ, बस इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब यहां से चाहे तो हम इस पॉइंट पे वापस से गवर्नमेंट करेगी, तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर से वही सब रिपीट होगा, जो अभी हुआ है ना सब रिपीट होगा। तो फायदा कुछ होगा नहीं, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चल जाएंगे, ऊपर जाते रहेंगे हम लॉन्ग रन में, ठीक है, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा सिर्फ। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उतना ही रहेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लोगों की अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है और लोग समझदार है, तो इस वजह से वो अडेप्ट कर लेंगे और वो समझ जाएंगे कि यार हमारी तो वेजेस नहीं बढ़ रही है इतनी, तो हमें बढ़वानी है वेजेस, और प्रोड्यूसर अपना रिएक्शन करेगा और वापस वहीं पे आ जाएगी इकोनॉमी घूम के। तो ये पॉइंट, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया स्टैगफ्लेशन का, कि इस वजह से हो रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहीं का वहीं है, लेकिन फिर भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से ये एक्सप्लेन करता भी है उस चीज को, और मॉनिटरिस्ट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि शॉर्ट रन में तो ठीक है, शॉर्ट रन में जो फिलिप्स कर्व है वो है, लेकिन लॉन्ग रन में जैसे ही लोग अडेप्ट करते हैं वैसे ही लॉन्ग रन में स्टेबल हो जाती है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। हम यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जितना लोगों की मदद करने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट जितना चाहेगी हम फिजिकल स्टिमुलस डाले, लोगों को जॉब दे, उतना वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी लॉन्ग रन में, बस वो लोगों को जॉब नहीं दे पाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे है, तो इस वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ हो ये टॉपिक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।